ये कहानी दरअसल एक ऐसे इंसान की कहानी है जो नहीं चाहता था कि उसकी कहानी किसी को सुनाई जाए। पर इस संसार में जब लोग होते हैं तब भी ऐसा कहाँ होता है कि वही हो जो वो चाहते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो उनका नियंत्रण और भी कम हो जाता है। मैं हूँ और मेरे पास वो कहानी है, और ये इच्छा भी है कि वो कहानी आपको सुना दी जाए। क्यों ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि उनकी कहानी किसी को सुनाई जाए? इसका उत्तर एक नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार लोग अपने आप को छुपा कर रखना चाहते हैं। उन्हें चाहते हैं कि वो हिस्से जहाँ वो फिसल गए हों, वो किसी को दिखाई दे जाएँ। वो हिस्से जहाँ उनके आँसू गिरे हुए हों, वो हिस्से जहाँ काँटों पर चलते हुए उनके पाँव लहूलुहान हुए हों, वो हिस्से किसी को दिखे, वो नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों है कि हम अपने दर्द को, अपनी कमज़ोरियों को छुपा कर रखना चाहते हैं? एक दिन मैंने उससे पूछा था। हम दोनों लेकर बैठे थे गिलास। उसके गिलास में कुछ और था, मेरे गिलास में पानी था। मेरा ये नियम था कि गाड़ी चलाऊँगा तो पानी पीकर ही चलाऊँगा, और कुछ नहीं। उसका ये नियम था कि बात करूँगा तो और कुछ पी के ही बात करूँगा। और हम दोनों पहाड़ के ऊपर एक ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे थे जहाँ कम लोग आते जाते थे, खासकर वीकडेज पे, जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता था, और हम दोनों अक्सर वहाँ जाकर बैठते थे। तो उस दिन वो अलग ही मूड में था। अपने बारे में सब कुछ बताने लगा, अपने बचपन के बारे में, अपने अपने प्रेम के बारे में भी। उस दिन मुझे पता चला कि वो जिससे प्रेम करता था उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं ही नहीं, वो एक प्रसिद्ध लेखिका थी, तो बहुत लोग जानते हैं उसको। उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिलते रहे, और पर बात उस लेखिका की, उस सुंदर लेखिका की नहीं, बात इसकी है जो अपनी कहानी छुपा कर रखना चाहता था। दरअसल मुझे भी उसकी कहानी में एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं था, मतलब टाइम पास सुन रहा था। लेकिन एक 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 बात उसने ऐसी कही जो जो उसके बारे में मेरी पूरी धारणा को बदलने के लिए काफी थी। मुझे नहीं मालूम था ये इतना केयरलेस सा दिखने वाला आदमी इतना सेंसिटिव है। मुझे नहीं मालूम था इसने इतना कुछ सहा है और इतना कम कहा है। हाँ, तो मैं कहानी बहुत जल्दी खत्म कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उस आदमी की याद में ज़्यादा देर रहना नहीं है आपके साथ। तो वो ये था कि आपने उस उपन्यास का नाम तो सुना होगा ना, जो जिसका नाम रवींद्रनाथ टैगोर के किसी उपन्यास से मिलता जुलता था। जलसागर एक नाम था शायद किसी क्लासिक का, पर इसने, हाँ, तो उस उपन्यास का नाम था तिलिस्मी घर। हाँ, जो तिलिस्मी घर के ऊपर, अब मैं आपको बता ही देता हूँ, निहारिका दुग्गल को पुरस्कार मिला था। आपको याद होगा ये? पता नहीं कब की बात है यार, हम लोग कॉलेज से निकल गए थे तब तक। ये मुझसे बड़ा था, तो ये ऑलरेडी कोई नौकरी करता था। एक्चुअली मेरे बड़े भाई का दोस्त था, इस तरह मेरा मिलना हुआ था। लेकिन मेरी दोस्ती मुझसे ज़्यादा उम्र के लोगों के साथ अक्सर हो जाती थी, तो और उसके पास में मोटरसाइकिल भी अच्छी थी। कई बार मैं बोरो करके ले जाता था, किसी से मिलना होता था। बहरहाल, तो वो जो निहारिका को जिस उपन्यास पर अकादमी का पुरस्कार मिला था, वो पढ़ते हुए मुझे लगा कि ऐसा लगता है ये किसी पुरुष के मन से लिखी हुई बात है, और इतना अच्छे से कोई स्त्री पुरुष के मन में प्रवेश करके कैसे इस तरह का कथानक बुन सकती है।
मुझे मुझे मालूम था कि वो निहारिका को जानता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना अच्छी तरह जानता था कि दोनों साथ साथ घूमते थे, एक शहर से दूसरे शहर में भी घूमते थे, और पहाड़ी शहर पर लंबे समय तक दोनों साथ साथ रहते थे। और ये अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर चला आता था, वो अपने किसी सामाजिक संगठन के साथ थी, वो भी चली जाती थी, ये दोनों वहां बैठकर बाकी बातों के अलावा ये लिखने में मसरूफ हो जाता था, घूमती रहती थी वो। लेकिन वो अपने लिखे हुए को निहारिका को पढ़ाता था, और ये जो उपन्यास जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो उसका कहना था कि वो उपन्यास उसने लिखा था। मैंने सोचा कि प्रेम में उसने दे दिया हो, ऐसा नहीं था। निहारिका ने उसके साथ चीटिंग करी, उसकी पांडुलिपि ले गई, अपने नाम से छपा दी। ऐसा क्यों किया उसने मुझे पता नहीं, लेकिन इसने इसने ऐसा कहा कि वो नहीं चाहता था कि निहारिका को कोई बुरा माने, या तो उसने निहारिका से बात करना बंद कर दिया इस घटना के बाद में। और तो बस मेजर बात ये थी कि ये अगर उपन्यास कहीं छपता नहीं, कहीं उसको पुरस्कार नहीं मिलते, तो शायद ये बात इतनी बड़ी नहीं लगती मुझे। लेकिन अब लग रही थी। हाँ, तो ये जो मेरी उसके साथ मुलाकात वो पहाड़ के ऊपर वाले रेस्टोरेंट पर थी, वो कुछ 15-20 साल पहले की बात है। उसके बाद मैंने भी उसकी बात रखी, मैंने किसी को कहा नहीं। कई साल के बाद में जब वो नहीं रहा था, तो एक दिन मुझे निहारिका एक इवेंट में मिल गई। बाद में चाय बिस्किट छोटी से कमरे में कुछ लोगों के बीच बैठे हुए मैंने उसका नाम निहारिका के सामने रखा कि आप उनको जानती हैं। अब निहारिका ने जो बात कही, तो मुझे लगा यार वो कैसा आदमी था यार। निहारिका के हिसाब से उसने निहारिका को फोर्स किया कि तू ये उपन्यास अपने नाम से छपा ले, क्योंकि उसको ये था कि जो पब्लिशर है वो अगर निहारिका जैसी सुंदरी उसको कहेगी मैंने पुरुष के मन को समझकर लिखा है, तो जल्दी छाप देगा। और ये किताब छपी भी एक बहुत प्रतिष्ठित पब्लिशर द्वारा थी। तो निहारिका ने बहुत रिलक्टेंटली उसके दबाव के कारण वो बात मान ली थी, एज पर निहारिका। तो पर बाद में जब उपन्यास पे बातचीत होने लगी और उसको बड़ा नाम मिला, उपन्यास को पुरस्कार वगैरह मिले, तब कहीं ना कहीं उसके अंदर, मतलब मेरे दोस्त के अंदर एक अजीब किस्म की उदासी आने लग गई थी। और उसको लग रहा था कि ही वॉज टैलेंटेड, एंड क्योंकि वो डरपोक था, तो संकोच में उसने उस टैलेंट के साथ की चमक को अपने पास आने से रोक दिया। एंड देन ही स्टॉप टॉकिंग टू निहारिका ऑल्सो। आई डोंट नो, बहुत कंफ्यूज आदमी था यार। तो मुझे निहारिका की बात में भी सच्चाई लग रही थी। अब मैं क्या करूं? आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्या सोच सकते हो। बट तो मैं एक बार मैं उसको याद कर रहा हूँ, कभी भी रोना आ जाता है यार मुझे। तो उसने एक एक उपन्यास अपना और लिखा था जो छपवाया नहीं। वो मुझे दे गया कि तुम अपने नाम से छपवा लेना।
मैं सोच रहा था कि वो निहारिका को दे दूं, और उसका शीर्षक मैंने बदल कर लिख दिया, एक बार और सही। कुछ दिनों में हो सकता है निहारिका के नाम से आपको अब ये उपन्यास भी पढ़ने को मिल जाए। उस कहानी तो बहुत अच्छी है वो, लेकिन ये है कि मैंने आपको उसका नाम नहीं बताया ना, रहने देते, मना करके गया था, मेरी कहानी किसी को मत बताना। और उसका नाम नहीं बताया तो ये हुआ कि कहानी किसी की भी है, उसकी है या नहीं, कौन जाने।